हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा टीकाकरण और प्रत्यक्षीकरण। साथ में आज की इस क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एलर्जी क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीकाकरण होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप बगल में आप एनसीईआरटी की कट देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा क्या गया है कि प्रत्यक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। यानी कि सीधा सीधा साफ साफ एनसीईआरटी कहता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जिसके अंदर किसी भी चीज को पहचानने की क्षमता होती है, उस पर ये बेस्ड है आपका वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। उसके बाद अगले लाइन में लिखा हुआ है कि टीकाकरण में रोगजनक निष्क्रियता, ठीक है, रोगजनक निष्क्रियता, दुर्बलीकृत रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जो टीकाकरण होता है उसके अंदर हम किसी अधमरे रोगजनक को या फिर उसको मार करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उससे लड़ता है और लड़ने के बाद हमें उस रोगजनक से सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि टीकाकरण क्या होता है, ताकि अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी का कट मैंने लगा दिया है, आप अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि टीकाकरण होता क्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की बात करते हैं, वैक्सीनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं हम टीकाकरण, ठीक है। अब अगर हम बेटा टीकाकरण की बात करते हैं तो टीकाकरण जो होता है वो किस पर आधारित होता है, किस पर बेस्ड होता है। तो जो टीकाकरण होता है वो बेस्ड होता है, यानी कि बात करते हैं आधारित। टीकाकरण जो आधारित होता है वो होता है मेमोरी सेल पर, मेमोरी सेल यानी कि स्मृति पर आधारित होता है टीकाकरण। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कौन सी चीज शामिल होती है जिससे ये हमारा टीकाकरण काम करता है अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लसिकाड़ू इसके अंदर शामिल होते हैं। शामिल कौन होता है, तो शामिल होते हैं लसिकाड़ू। इतनी बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे की पॉइंट में हम देखेंगे कि जो हमारा टीकाकरण होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो वैक्सीनेशन होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उस 3 पार्ट को मैं डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा वैक्सीनेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कैसे किया गया है, तो पहला जो आता है वो होता है फर्स्ट जनरेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंड जनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय पीढ़ी। बात को समझिए अच्छे से, मैं समझा रहा हूं और आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आता है वो होता है थर्ड जनरेशन, जिसको हम कहते हैं तृतीय पीढ़ी या तीसरा पीढ़ी कहते हैं। अब देखो क्या होता है किस पीढ़ी में। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सबसे पहले जब टीकाकरण का निर्माण हुआ था। टीकाकरण क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो किसी शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है। जब सबसे पहले टीका को बनाया गया था, सबसे पहले दुनिया में जब टीका को बनाया गया था तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। जब उसके बाद दूसरी बार बनाया गया उसको सेकेंड जनरेशन। और अब जो बन रहा है, जिस पर काम चल रहा है, वर्किंग है, उसको कहते हैं थर्ड जनरेशन। अब अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में
कैसे टीकाकरण होता था, कैसे टीका लगता था, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, संपूर्ण जीव, यानी कि हम बात करते हैं होल ऑर्गेनिज्म को ही शरीर में प्रवेश करा देते थे, संपूर्ण जीव को ही शरीर में प्रवेश करा देते थे। अब ये नहीं इसको जिंदा प्रवेश कराएंगे, भाई जिंदा प्रवेश कराएंगे जिस शरीर में जाएगा तो वहां तो रोग उत्पन्न करेगा, ऐसे नहीं करते थे। इस पूरे जीव को क्या करते हैं, या तो मार देते हैं, किल्ड जिसको कहते हैं मृत, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखा है मैंने, किल्ड जिसको मृत करते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं, लाइव एट एनुएटेड यानी कि वीक, कमजोर कर सकते हैं, लाइव एट एनुएटेड जिसको हम वीक कहते हैं यानी कि कमजोर कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम दुर्बलीकृत, क्या कहते हैं, दुर्बलीकृत, दुर्बलीकृत करके हम इस ऑर्गेनिज्म को शरीर में प्रवेश कराते हैं और वहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इनसे लड़ता है और मैच्योर हो जाता है इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों से लड़ने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इसमें, कौन कौन से टीका है। तो अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण में कौन आता है, तो सबसे पहले उदाहरण में अब देखेंगे आपके गांव में हर महीने बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाया जाता है, ठीक है। जो गांव की आशा होती है, आंगनवाड़ी होती है, वो आकर के क्या करते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाती है 2 से 3 बूंद तक, ठीक है, 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उन्हें। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्सीन बनाया गया था, टीका बनाया गया था, वो था ओपीवी, जिसको हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को सबसे पहले बनाया गया था। फिर उसके बाद इसी में बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका बनाया गया था। स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया गया था, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया गया था। इसके जैसे बहुत सारे टीका का निर्माण हुआ था, जिसमें संपूर्ण जीव को या तो मार के या तो कमजोर करके किसी शरीर में प्रवेश करा दिया जाता था और इस प्रकार से टीकाकरण हो जाता था। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है टीकाकरण के, तो द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं तो यहां पर केवल एक सब यूनिट यानी कि उप इकाई को लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, एक उप इकाई को लेते हैं, उप इकाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करता है, उसके हम सब यूनिट का चुनाव करते हैं। अब सब यूनिट का चुनाव करते हैं, कैसे सब यूनिट का चुनाव करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सब यूनिट में हम कोई सा भी खंड ले ले, कोई सा भी पार्ट उसका ले ले, वो काम कर जाएगा, नहीं। उसमें पहचाना यह जाता था कि कौन सा भाग रोग उत्पन्न कर रहा है, जो भाग रोग उत्पन्न कर रहा है उसी को लेकर के तो रिसर्च किया जाता था, फिर उसको हटा दिया जाता था, और जो भाग रोग को मार रहा है उस भाग को अंदर इंजेक्ट करा जाता था। तो यहां पर जो चीजें होती थी वो 2 चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फिल्टर करके वैक्सीन बनाया जाता था। उसके बाद एक टॉक्साइड का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट में, तो रिकॉम्बिनेंट में देखो सबसे पहले क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट में आता है पुनर्योगज। क्या आता है, पुनर्योगज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा यहां पर आता है टॉक्सवाइड। क्या आता है, टॉक्सवाइड। टॉक्सवाइड की बात करते हैं तो टॉक्सवाइड को हम विषाक्त हिंदी में कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता था, जो टॉक्सवाइड होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, यानी कि जो विष होता है, विष का अप्रभावी भाग जो होता है वो टॉक्सवाइड कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट तरीके से जो वैक्सीन बनाया गया वो किस चीज का था, तो रिकॉम्बिनेंट तरीके से जो वैक्सीन बनाया गया वो था हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन था। और अगर हम बात करते हैं टॉक्सवाइड के फॉर्म में कौन सा वैक्सीन दिया गया, तो टॉक्सवाइड के फॉर्म में जो वैक्सीन दिया गया वो डीपीटी दिया गया। डीपीटी की बात करते हैं तो डिप्थेरिया, पेस्टेरिस, टेटनस, इन चीजों की वैक्सीन मिलती है। क्या क्या आ जाता है यहां पर,
तो अगर हम पहले बात करते हैं डी से, तो यहां पर आ जाता है डिप्थेरिया। पी से बात करते हैं तो पी से आ जाता है पर्ट्यूसिस। ठीक है, यहां पर लिखूं मैं डी से डिप्थेरिया। पी से बात करते हैं तो पर्ट्यूसिस, और टी से बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है टिटनेस। ये वैक्सीन क्या होते थे? ये तीनों वैक्सीन है, और इन तीनों वैक्सीन में क्या करते हैं? सब यूनिट का उपयोग करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन में क्या है, तीसरा जो पीढ़ी है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, वो क्या है? तो तीसरे पीढ़ी में क्या करते हैं? हम डीएनए वैक्सीन करते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या होता है? डीएनए वैक्सीन। यहां पर डीएनए वैक्सीन इसको हम कहते हैं। देखो अब यहां पर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो रोग उत्पन्न करता है उसको डीएनए को लेंगे और उस एक होस्ट के अंदर डालेंगे, ताकि वो होस्ट का जो डीएनए है इसको पहचान सके और बाद में इससे उत्पन्न होने वाले रोगों को भी सफाया कर सके। इस पर काम अभी जारी है, ये चल रहा है, और इससे जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो वैक्सीन बनाया जा रहा है हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इससे बनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इससे बनाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का मैंने आपको यहां पर एनसीईआरटी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। देखो जो वैक्सीनेशन होता है इसके अंदर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और अगर हम बात करते हैं जो प्रतिरक्षीकरण होता है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण होता है, एक्टिव हमेशा नहीं होता। जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है, तुरंत उसके विरुद्ध ये हमारे वैक्सीन काम करना शुरू कर देते हैं। इतनी समझ में आई बात? अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दो। आगे देखो, फटाक से इसको नोट कर लो आप। अब बात करेंगे कि एलर्जी क्या होता है, कैसे एलर्जी किसी इंसान में होता है। सपोर्टेड अगर हम बात करते हैं कि आप कहीं नए जगह पर घूमने जाते हैं, ठीक है, नए जगह पर कहीं घूमने जाते हैं और आपको बिना किसी वजह से सर्दी हो जाता है, खांसी आने लगता है, आंख से पानी गिरने लगता है, नाक से पानी गिरने लगता है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस स्थान पर आपको एलर्जी है, वहां की पानी सूट नहीं करती। घर वाले क्या करते हैं, वहां पर गया, तुझे पानी सूट नहीं किया, तू वापस आ जाए, तेरा तबियत खराब हो जाए। इसको हम कहते हैं एलर्जी, जो कि आपके एनसीईआरटी में एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें और क्या चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, उस स्थान से वापस आते हैं, तुरंत सर्दी, जुकाम, खांसी, आंख से पानी गिरना, नाक से पानी गिरना, सब कुछ बंद हो जाता है, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे इस पर्यावरण के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को धूप से एलर्जी है, सनलाइट से। बहुत सारे लोगों को डस्ट यानी कि धूल से एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को पराग यानी कि पॉलन से एलर्जी है। अब देखो, अलग अलग लोगों में जो एलर्जी के कारक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का फिक्स तो है नहीं। आपको पानी से होगा, दूसरे को मिट्टी से होगा, किसी और को सूर्य के प्रकाश से होगा, किसी और को पॉलन से होगा। बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है। एलर्जी का तो बहुत सारे स्रोत हैं, किसी से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जो एलर्जी उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं। कोई भी पार्टिकल जो एलर्जी उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं, तो एलर्जी रोग को उत्पन्न करने वाले को हम एलर्जन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं कि एलर्जी जो होती है इसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन काम करता है एलर्जी के लिए। देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है वो एलर्जी के लिए इन्वॉल्व होता है। सब कुछ मैं आपको कोई कुछ एक पॉइंट भी बाहर से नहीं बता रहा हूं, जितना एनसीईआरटी में बस मैं उतना ही बता रहा हूं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई इसमें इन्वॉल्व होता है। आगे अब अगर हम बात करते हैं तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ताकि एकदम अच्छे से आपको एलर्जी समझ में आ जाए कि एलर्जी होता क्या है, कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एलर्जी कैसे होता है, इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। एलर्जी
सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि सामान्य मनुष्य है और वो जहां पर रह रहा है उसको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वही इंसान क्या हो अपना स्थान छोड़ करके कहीं और चला जाए और वहां पर उसको अलग अलग तरीके से खजुली होने लगे या अलग अलग सिम्टम दिखने लगे, उसको कहते हैं एलर्जी। सपोज दैट आप देखिए, अगर हम बात करते हैं इधर कोई सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन, और उधर बात करते हैं एलर्जिक ह्यूमन। एलर्जिक मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके अंदर एलर्जी हुआ हो, ठीक है, एलर्जिक ह्यूमन। ठीक है, इसको दो भागों में बांट लें, देखते हैं कैसे क्या होता है, एलर्जिक ह्यूमन में क्या होता है और सामान्य ह्यूमन में क्या होता है। देखो ये कोई झोलू राम है, ये बहुत खुश है, ठीक है, इनका नाम है झोलू राम और ये बहुत खुश है। भैया जिसे कोई रोग नहीं रहेगा वो तो खुश रहेगा ही। अब इनके शरीर में क्या है, एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम मॉस्ट सेल के नाम से जानते हैं। ये मॉस्ट सेल हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर मॉस्ट सेल होता है। इस कोशिका को हम कहते हैं मॉस्ट कोशिका, ठीक है, इसको नॉन सेंसिटाइज्ड कहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी संवेदनशीलता अभी नहीं है एलर्जी के प्रति, क्योंकि एलर्जी तो हुआ ही नहीं है, संवेदनशीलता होगी कैसे, इसलिए ये इंसान क्या है, एकदम से खुश है। ठीक है, तो ये क्या है, मॉस्ट सेल, क्या है, मॉस्ट सेल है, वो भी कैसा, नॉन सेंसिटाइज्ड, नॉन सेंसिटाइज्ड, यानी कि इसमें एलर्जी अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये इंसान एकदम खुश पड़ा हुआ है, मस्त मगन अपनी दुनिया में है ना, कौन आ रहे कौन जा रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बाबा को। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ही ये झोला राम इधर आ जाते, अपना स्थान चेंज कर लेते, अब झोला राम का मुंह क्या होगा, लटक जाएगा। झोलू राम को क्या हो गई, खुजली होने लगी, तो इनका मुंह लटक गया। अब अगर हम बात करते हैं, वही मास्ट कोशिका होती, ये जो मास्ट कोशिका हमने यहां पर बनाया था, ये जो मास्ट सेल हमने यहां पर बनाया था, वही मास्ट सेल यहां पर है। अब ये क्या हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया, क्या हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया, ये क्या हो गया, संवेदनशील हो गया। ठीक है, अब जैसे ही अगर हम बात करते हैं, कोई पार्टिकल है यहां पर ना, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, सपोज दैट ये डस्ट कण है, धूल का कण है ना, या फिर हम बात करते हैं कोई भी है, पराग है, पॉलन की बात कर लेते हैं, ये पॉलन यानी कि पराग है, ये पराग किसी भी माध्यम से क्या हुआ, इनके अंदर प्रवेश कर गया, इस झोलू राम के अंदर प्रवेश कर गया। तो यहां पर जीन है, अब इस जीन में क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ, जीन में क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ। ठीक है, इस जीन के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ, और जैसे ही जीन के अंदर बदलाव हुआ, इस मॉस्ट कोशिका के ऊपर, ठीक है, ये क्या है, याद रखना, ये जीन है, इस जीन में जैसे ही थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो इस जीन के बदलाव की वजह से इस मॉस्ट कोशिका के ऊपर क्या हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आ गया। ठीक है, जैसे ही जीन में बदलाव हुआ, यहां पर क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आ गया, इसका नाम क्या भैया, ये है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आ गया। अब देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन हो, उसके पास रिसेप्टर होता है, किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करता है कि ये जो हमारा पॉलन है, जो हमारे मुख के माध्यम से या नाक के माध्यम से शरीर के अंदर आ रहा है,
और ये क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन ई भाई साहब, ये तुरंत ही इसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। अब जैसे ही ये पकड़े तो यहां से सिक्रेट होने लगा केमिकल, ठीक है, यहां से क्या सिक्रेट होने लगा, केमिकल सिक्रेट होने लगा। क्या सिक्रेट होने लगा, केमिकल सिक्रेट होने लगा, और उस केमिकल का नाम है सीरोटोनिन और हिस्टेमाइन। क्या नाम है, सीरोटोनिन और हिस्टेमाइन। और ये जो सीरोटोनिन हिस्टेमाइन है, ये स्रावित होती है मॉस्ट सेल, यानी कि मॉस्ट कोशिका के द्वारा, जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझ में आई, एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। इतनी बात समझ में आई। मैं आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा केमिकल, सीरोटोनिन और हिस्टेमाइन, ये दो केमिकल है जिस वजह से एलर्जी किसी भी इंसान में होता है, ठीक, अच्छे से समझ में आई। चलो अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होता है, कौन सा एंटीबॉडी शामिल होता है। बात करते हैं तो एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी शामिल होता है वो होता है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको हम एंटीबॉडी ई के नाम से जानते हैं, ये शामिल होता है। अब बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो बात करते हैं हम स्व प्रतिरक्षा की। स्व प्रतिरक्षा, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, स्व प्रतिरक्षा जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। बात समझ में आई। देखो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वो अपने ही कोशिकाओं का पहचान नहीं कर पाती, अपने को ही पराया समझने लगती है और उसके ऊपर आक्रमण कर देती है, ठीक है। तो ये होता कब ऐसा है, ये जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, आनुवांशिक विकार की वजह से होती है, अज्ञात कारणों से भी होता है। ये क्या होता है, जो ऑटो इम्यूनिटी है वो आनुवांशिक भी हो सकती है, आनुवांशिक भी हो सकती है, आनुवांशिक भी हो सकती है, और अज्ञात कारण से भी हो सकता है, अज्ञात कारण से भी हो सकता है। बात समझ में आ भैया, ये आनुवांशिक भी हो सकता है और अज्ञात कारक से भी हो सकता है। देखो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि उच्चतर कोशिकाओं में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा में कोशिकाओं और विजातीय जीव जैसे रोगाणु के बीच भेदन करने की क्षमता होती है, भेद करने की। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो जीव होते हैं उच्चतर कशेरुकी की, यानी कि हम लोगों की बात करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो अपने कोशिका और बाहर से आ रहे कोशिकाओं को, रोग जनकों को पहचानने की क्षमता रखती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आनुवांशिक या किसी अज्ञात कारण के द्वारा, अभी बताया ना मैंने, आनुवांशिक या किसी अज्ञात कारण के द्वारा ये अपने तथा पराये में भेद नहीं कर पाता है और अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप स्व प्रतिरक्षा, जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं, हमारे ही शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं, हमारा ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और हमारे समाज में बहुत से लोग अमावती संधि शोध से प्रभावित है। ये एक प्रकार का रोग है, ऑटो इम्यूनिटी से उत्पन्न होता है, स्व प्रतिरक्षा से उत्पन्न होता है, जिसका नाम है अमावती संधि शोध। क्या है, अमावती संधि शोध, अमावती संधि
शोध एक रोग है जो स्व प्रतिरक्षा से उत्पन्न होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की इस क्लास में आपने जो पढ़ा वो है टीकाकरण, एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिए और पूछिए कहां पर नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट में ही आपकी डाउट को क्लियर करने की। तो एक बार फिर से मैं आपको अगर फटाक से बता दूं, देखिए टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम भाग में क्या किया गया है, पूरे जीवाणु को या पूरे रोगाणु को मार करके या अधमरा करके आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता था ताकि आपकी प्रतिरक्षा उससे लड़े और हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाए। इसके लिए उदाहरण में आपको हमने बताया ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हमने बताया सेकेंड जनरेशन में हमने एक सब यूनिट का उपयोग किया। ठीक है, सब यूनिट का उपयोग किया। सब यूनिट में क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट और टॉक्सॉइड को लिया। रिकॉम्बिनेंट में हमने लिया हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन और टॉक्सॉइड में हमने लिया यहां पर डीपीटी, डिप्थीरिया, पेप्टोसिस, टेटनस का वैक्सीन लिया। उसके बाद हमने थर्ड जनरेशन में क्या किया, थर्ड जनरेशन में हमने डीएनए को लिया, डीएनए वैक्सीन बनाया और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया, एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने बात किया एलर्जी की, तो एलर्जी के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है एंटीबॉडी आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जिम्मेदार होता है। और हमारे मॉस्ट कोशिका से सीरोटोनिन और हिस्टामाइन केमिकल निकलता है जिस वजह से हमें एलर्जी होती है। ठीक है, समझ में आया? और स्व प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो हमारा ही शरीर का जो कोशिका होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, हमारे ही शरीर की कोशिकाओं का पहचान नहीं कर पाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से अमावती संधिशोथ नाम का रोग उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। याद रखना, मैदानी जंग में घुड़सवार गिरा करते हैं, घुटनों पर रेंगने वाले कभी नहीं गिरा करते।